हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। देखिए, इतना तो मुझे भी पता है कि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारे पड़े हैं, अनलिमिटेड कंटेंट पढ़े हैं, बट 9th to 12th के अकॉर्डिंग जो हमारी कोचिंग में स्टार्टअप किया गया है उसके हिसाब से अगर आप 9th को देखें, जैसे 9th का सिलेबस अभी आपके सामने चल रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मैं यही कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए एग्री होकर के आएंगे, बैठेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम देके हाफ एन आवर अपनी लाइफ के 24 आवर्स में से अगर हाफ एन आवर भी अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ले रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और साथ में आपने अपने वो हाफ एन आवर वेस्ट नहीं किए हैं। भाई अभी रील देखने लगोगे, इफ एनी केस रात में 12 बजे अगर आपने रील स्टार्ट कर दी तो डैम श्योर आप 4 बजे से पहले तो बंद ही नहीं करते होंगे। आंखें टकटकी लगा के रील देखती है कि नहीं देखती है। तो उसी तरह आपको कुछ नहीं, मात्र 24 आवर्स में से सिर्फ हाफ एन आवर निकालना है, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 घंटा, बस मैक्सिमम 1 घंटा निकालना है। भाई अपनी लाइफ के लिए आप खुद सोचिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, अपने फ्यूचर के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते आज की डेट में, इतना तो मुझे नहीं लगता कि इतना बिजी शेड्यूल होगा आपका, बिकॉज आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं। स्कूल से आने के बाद आपके पास मतलब भर का पर्याप्त समय होता है, तो कोचिंग जाते हैं आप, अच्छी बात है कोचिंग जाते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी जाते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, आइए हमारे चैनल पे देखिए। तो मैं यहाँ पे आपका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे और भी सब्जेक्टों के लिए जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ समझाया जा रहा है। आप आइए देखिए, इससे अच्छा कंटेंट अगर आपको YouTube पे कहीं मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। वादा करती हूँ आपका एग्ज़ाम 100 में 80% 90% तो क्लियर ही हो जाएगा। अगर आपने भी मेहनत कर ली तो 100 भी हो जाएगा, अगर नहीं करी तो मैं नहीं कह सकती, बट अगर आप कर लेंगे तो 100 भी हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, बिना देर के हुए टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि वह बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा बोलते हुए? नहीं ना। अच्छा अगर मैं ये कहूँ अरे उसका चेहरा तो एकदम चांद का टुकड़ा है, तो कुछ अलग हो गया ना, एकदम अलग सा हो गया। तो ये जो एकदम उसमें हमने तड़का लगा दिया एकदम से, कैसे, जब भाषा में एकदम सुंदरता ले आई, एकदम उसका प्रभावशालीपन ले आया, मतलब कि ये हुआ कि एकदम उसका भाव ही बदल गया कि वो चांद का टुकड़ा हो गया। सुंदर से ही नहीं हमने उसको व्याख्यायित किया, हमने कहा वो चांद का टुकड़ा है। तो क्या हुआ, ये खूबसूरती हमारे काव्य की खूबसूरती कही जाती है। और काव्य की खूबसूरती किससे होती है? जैसे कि भाई गहने हम लोग पहनते हैं, उसी तरह हमारा काव्य भी एक गहना पहनता है जिसको हम कहते हैं अलंकार। ये कैसा गहना है? ये एक ऐसा गहना है जो हमारे काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको कुछ परिभाषा में बताती हूँ और इसको समझते समझते आप ये जान लीजिए, आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि मेरा कहना है कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप चैनल से इधर उधर हटने वाले हैं हाफ एन आवर या 1 घंटे में। तो देखते हैं कौन कौन रहता है, कौन कौन जाता है और कौन कौन अपने साथ अपने दोस्तों को लाता है ना। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषणों से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है ना, जिस प्रकार हम अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं तो उससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। अब भाई बॉयज़ भी पहनते हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं पहनते या गर्ल्स नहीं पहनती, आप लोग भी रिंग पहनते हो, चेन पहनते हो। मम्मा मुझे मोटी मोटी चेन ले देना, तो थोड़ा भौकाल जमेगा, अच्छे से बढ़िया तिलक लगा लिया, मोटी सी चेन डाल लिया, 5-7 अंगूठियाँ पहन लिया, एकदम नेता वाली फीलिंग आ गई, है ना। तो ये क्या होता है, डे बाय डे जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं वैसे ही हमारे काव्यों में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार को डाला गया है ना। भाई आपने गहने पहन के सुंदर हो गए और हमारा काव्य कैसे सुंदर हुआ? हमारा काव्य सुंदर होता है अलंकार से। किससे?
अलंकार से। ठीक है बच्चों, जिन शब्दों के अर्थों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, किसमें, कविता या साहित्य में, और उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक कोटेशन भी रखा था, जस्ट वेट, बहुत ही अच्छा कोटेशन था। चलिए ठीक है, शायद नहीं होगा। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अलंकार और उसके प्रकार पे। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर आप जो भी पढ़ते हैं वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। जब जब आपको जैसे भी चाहिए तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन पे हम वो लिंक भी डाल देंगे, आप उसे पीडीएफ डाउनलोड करिए और जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं आप उसे पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अलंकार और उसके प्रकार पे जाते हैं। अलंकार हमारे कितने होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको पढ़ना कौन सा है, 9th क्लास के यूपी बोर्ड के सिलेबस में अलंकार है और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में अलंकार है। दोनों में अलंकार है, पर दोनों में कौन से अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ शब्द अलंकार को आपके कोर्स में शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो शब्द अलंकार को शामिल किया गया, जिसमें हम तो आपको दोनों ही बताएंगे, पर शब्द अलंकार को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शब्द अलंकार क्या होता है। देखिए, जहां शब्दों की सुंदरता ध्वनि के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्दों की सुंदरता उसकी ध्वनि उसके शब्दों के कारण उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखिए, जब कहते हैं जहां एक ही वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही वर्ण बार बार आता, वर्ण की बात की है, शब्द की बात नहीं की है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वर्ण की बात की है, शब्दों की बात नहीं की है। तो जहां पर एक ही वर्ण, जैसे कि क ख ग घ, जो मैंने आपको डे 1 पढ़ाया था, याद है ना आपको, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने आपको वर्ण क्यों पढ़ाया था, है ना। तो एक ही वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति मीन्स कि वो रिपीट होता है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंचल चितवन चपल चकोर चुराए, ठीक है, जिसमें चंचल चितवन चपल चकोर चुराए, इसमें आप देखिए चा चा चा, हर शब्द में चा की पुनरावृत्ति हो रही है। कौन से शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, चा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, फिर हम आएंगे अपने यमक अलंकार पे। अभी मैं इन सबको बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको अर्थालंकार भी बताना है। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल इन फ्यूचर आपको ये अर्थालंकार भी पढ़ने हैं, क्योंकि इंटर में आपके दोनों ही अलंकार हैं, और साथ में कल को आप किसी कंपटीशन में अगर बैठते हैं तो आपको उस कंपटीशन में भी सारे ही अलंकारों के विषय में पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो हम आते हैं श्लेष अलंकार पे, जहां एक ही शब्द, पहले आएंगे हम यमक अलंकार पे, जहां एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तथा अर्थ भिन्न भिन्न हो। अच्छा, अभी हमने अनुप्रास में पढ़ा जहां वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही थी, अब हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार में जहां शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पर वहां पे उसका अर्थ अलग अलग होता है। शब्द तो दोहरा जाता है, पर वो शब्द उस जगह पर अलग अर्थ देता है। जैसे राम नाम जपू, राम नाम जपू, राम नाम जपते मिटे सब पाप। तो देखिए, इन्होंने कहा राम नाम जपू, राम नाम जपू, भाई राम नाम जपू, राम नाम को जपने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए राम नाम जपू, ये जानिए कि सारी चीजें आपकी 2-2 बार ये शब्द रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम श्लेष में आते हैं, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ लेकर कहे जाते हैं, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ लेकर कहा जाए। भाई एक शब्द है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे
इन्होंने उदाहरण दिया है कमल नयन हरि कमल सम्मुख। बोला है कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनके नयन जो है वो कमल की तरह है ना, किसकी तरह है? कमल की तरह है, ठीक है। और मुख जो है वो भी कमल की तरह है। अब यहाँ पर इन्होंने नयन कमल की तरह ले लिया, यहाँ पर तो मुख को कमल की तरह करा। फिर कहा कमल हृदय में बसे कमल चरण सुख। तो इन्होंने कहा भाई हमारा जो कोमल हृदय होता है उसमें इनके चरणों को, इनकी तस्वीर को हम सबने बसा रखा है ना। देखिए याद रखने की ट्रिक में हम देखेंगे जो शब्दालंकार है हमारा, उसमें शब्द की सुंदरता पे ध्यान देते हैं और अर्थालंकार में हम अर्थ की सुंदरता पर ध्यान देते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने अर्थालंकार पे। अर्थालंकार क्या कहता है? जहां अर्थ की सुंदरता से चमत्कार उत्पन्न हो जाए। यहाँ पर शब्द की सुंदरता से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर अर्थ की सुंदरता से चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक है बच्चों, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ये देखिए अर्थालंकार के भेद, जिसमें पहला है उपमालंकार, जहां उपमेय में उपमान से तुलना होती है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में अभेद मान लिया जाता है। देखिए बच्चों आपके सिलेबस में अभी इनको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इनका सिर्फ अभी नाम बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ये चीज़ें पूछनी है तो आप बेशक कमेंट करिएगा, मैं इनका एक अलग वीडियो बनाकर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगी। ओके क्या? क्योंकि भाई कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप कोई कंपटीशन में बैठने वाले, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है तो आप भी इसमें ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैम अगर आप समझा रही हैं तो आप इनको भी समझा दीजिए, तो मैं इनका अलग वीडियो लेकर आ जाऊँगी। ओके, जहाँ भी लगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु के बारे में कल्पना की जाती है। अतिशयोक्ति, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। मानवीकरण, जहां जड़ या निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण आरोपित किए जाते हैं। विरोधाभास, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान और दृष्टांत। इस तरह हमारे ये 10 जो हैं हमारे अर्थालंकार के भेद हैं और शब्दालंकार के ये 3 भेद हैं जिन्हें हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीबीएसई यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को पढ़ना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलंकार के मुख्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। पर अभी मैंने आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी उपभेद बता दिए थे, पर आपको यहाँ पे मैं उभयालंकार के विषय में भी बताऊंगी। हालांकि उभयालंकार के विषय में सभी लोग अपने वीडियोस में नहीं बताते हैं, पर मैं आपको वो भी बता दूंगी। और हाँ, मैंने अभी कहा आपसे कि अगर अर्थालंकार के सारे भेदों के विषय में आपको डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक पूरा फुल वीडियो उस पर जरूर लेकर आऊँगी। ठीक है। शब्दालंकार, शब्दालंकार कहता है जब किसी काव्य या कविता में शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्दों का एक ऐसा विशेष उपयोग किया जाए जिससे उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए या उसकी सुंदरता बढ़ जाए, तो वहां पे शब्दालंकार होता है। यदि उन शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द रख दिए जाए तो वह सुंदरता खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार, जब वाक्यों में, जब काव्य में शब्दों के अर्थ के आधार पर चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार कहते हैं। जैसे शब्दों को बदलकर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाएं और तब भी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भाई एक समान अर्थ वाले जो भी शब्द होते हैं, अब जैसे आपने देखिए कमल को या आंखों को चक्षु भी कहते हैं, नैन भी कहते हैं, है ना, दृग भी कहते हैं। तो क्या होता है अगर हम वहां पर ये कह दें कि इस दृग कोमल, दृग कोमल, तो दृग कोमल मतलब उसकी आंखें कोमल है, नयन कोमल भी इसको बोल सकते हैं, या इसकी आंखें कोमल है। तो भाई दृग लगाने से काव्य में सुंदरता बढ़ गई, है ना। उस चक्षु अश्रु, चक्षु अश्रु मतलब आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं, मीन्स आंसू निकल रहे हैं, आंसू को हमने आंसू ना करके अश्रु कहा। तो आप ये चीज समझ लीजिए, जब हम पर्यायवाची लगा देते हैं, मतलब
पर्यायवाची का मतलब ही यही होता है कि एक शब्द के समान कई अर्थ होते हैं, उनमें से अगर हम किसी भी अर्थ को लगा देते हैं तो वहां पर उस काव्य में सुंदरता आ जाती है। ठीक है, इसके भेदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष और अतिशयोक्ति, जो कि ये मेन है ना, बाकी वो 10 हैं जो मैंने आपको बताए थे, पर ये हमारे मुख्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उभयालंकार है ना, उभयालंकार जिन काव्यों में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है। देखिए अभी तक शब्द पढ़ा, अर्थ पढ़ा, ठीक है, हमने अब उभयालंकार पढ़ रहा है। उभयालंकार क्या कह रहा है हमारा कि जब दोनों ही एक ही जगह पर मिलते हैं हमें, वहां पर हमारा उभयालंकार होता है। कैसे? कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, है ना, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, है ना, उभयालंकार। अभी तक हम लोगों ने शब्दालंकार और अर्थालंकार को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उभयालंकार। देखिए जब शब्दालंकार और अर्थालंकार, जहां दोनों ही अलंकार एक साथ होते हैं, वहां पर क्या होता है? उभयालंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा दोनों शब्द और अर्थ के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ है उसमें, वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस एक उदाहरण से, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझते हुए। जैसे नायक कह रहा है नायिका की आंखों की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कि तुम्हारी आंखें पहले से ही इतनी सुंदर थी, है ना, तुम्हारी आंखें पहले से ही स्वाभाविक रूप से काली और कजरारी आभा वाली हैं। ठीक है, फिर भी उसमें अलग से लगाया गया काजल दिखाई ही नहीं दे रहा है। काजल आंखों के प्राकृतिक कालेपन में इस तरह विलीन हो गया कि दोनों अलग अलग पहचान में नहीं आ रहे हैं। इसमें उभयालंकार इन्होंने बताया कि शब्द और अर्थ दोनों ही हैं। इस पंक्ति में शब्दालंकार और अर्थालंकार जो है ना, दोनों एक साथ मिलकर काव्य का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे इसमें है। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, जैसे यमक अलंकार के अकॉर्डिंग इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कजरारी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। क्या मैंने बोला? कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। ठीक है, तो यहाँ पे कजरारी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर? शब्दालंकार का उपभेद यमक अलंकार आ गया यहाँ पर, है ना। फिर पहले कजरारी का मतलब काली और कजरारी आंखें बताई गई, और दूसरी कजरारी का मतलब आंखों में लगाए जाने वाले काजल की बात की गई। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अनुप्रास अलंकार में यमक अलंकार जो है, जहां पे जो शब्द होगा उस शब्द में शब्द के जब 2 अर्थ होते हैं, शब्द 2 बार रिपीट होता है, परंतु उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। शब्दों के इस सुंदर और चमत्कारी प्रयोग के कारण यहाँ पर शब्दालंकार है। कैसे समझेंगे? अब अर्थालंकार का क्या है इसमें? जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं, यहाँ पर आंखों का प्राकृतिक कालापन और काजल का कालापन आपस में इस प्रकार मिल जाए कि उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाए, तो यहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि उभया अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार को एक साथ कैसे रखा गया है, एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अच्छा बच्चों ये बताइए, जैसे चिड़िया चहचहा रही है, अभी मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको एक एग्जाम्पल दिया था, चारू चंद की चंचल किरणें, है ना, च च च च। तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है, उसी तरह चंचल चिड़िया चहचहा रही है ना, चंचल चिड़िया चहचहा रही है। एक चीज आप जानिएगा, जब वर्णों की आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की, वर्ण जो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे क ख ग घ वाले, तो उनकी पुनरावृत्ति अगर बार बार हो रही है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अच्छा अब इस लाइन में देखिए, इस लाइन में क्या है?
किस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है? 4 शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। अनुप्रास, ठीक है, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड बार बार आए, सुनने में मधुर लगे, तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका अर्थ देखिए ऐसे लगाते हैं, इसको हम तोड़ते हैं अनु और प्रास में। किसमें तोड़ते हैं? अनु और प्रास में, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या ध्वनि। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है कि अनुप्रास में प्रास का क्या अर्थ होता है या अनुप्रास में अनु का क्या अर्थ होता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना वो करते हुए कि स्किप कर दिया आपने या टाइमर बढ़ा दिया। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी पॉइंट ना छोड़ें जो मैं बता रही हूं, और अगर नहीं बता पा रही तो वो भी बताइएगा, तो मैं वो भी इंक्लूड करूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं अर्थालंकार पढ़ा दूंगी। अगर आप लोग की तरफ से एक भी कमेंट ऐसा आ गया कि मैम हमें अर्थालंकार के सारे भेद पढ़ा दीजिए, तो मैं अर्थालंकार के सारे भेद भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, परिभाषा देख लेते हैं। जहां किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से भाषा में मधुरता और सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? कैसे पहचाने? जब हम देखते हैं कि कोई एक लाइन लिखी है, जैसे अभी मैंने बोला था चारू चंद की चंचल किरणें, चा वर्ड आपका बार बार हर एक शब्द पे आ रहा है, तो आपने देखा कि इसमें अक्षर बार बार दोहराया गया है, एक ही अक्षर को हमें ढूंढना है, तो हमने वहां पर क्या पाया? अनुप्रास अलंकार पाया। उदाहरण ये देखिए, एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, बार बार आने वाला वर्ड चा है, चारू में, चंद्र में, चंचल में। ठीक है, इसी तरह कलकल करती कल्याणी धारा है ना, कलकल करती कल्याणी धारा, इसमें क्या होता है? का वर्ड का आवृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, मधुर मुस्कान मन मोह लेती है, इसमें माँ शब्द का, माँ वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। याद रखने की ट्रिक, एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो एक वर्ड बार बार, अनुप्रास का यही आधार। कैसे आपको अनुप्रास याद करना है? एक वर्ण बार बार, अनुप्रास का यही आधार, भूलना नहीं है। ये एकदम सिंपल सी ट्रिक है। आप जब भी आपके सामने कोई भी लाइन आए, आप उस लाइन में सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि आपका वर्ण रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर वो ज़्यादा से 2 से 3 बार में, 4 बार में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है ना। अब हम आते हैं यमक अलंकार पे। अच्छा देखिए, अनुप्रास अलंकार के तो और भी एग्जाम्पल हैं भाई। मूवी आप लोगों ने देखी होगी आमिर खान की, जिसमें वो कहता है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई, है ना। तो चा शब्द का बार बार रिपीट हुआ। भाई कौन कौन बोल रहता है? भाई बोल के एक बार बताना जरूर, है ना। तो इसी तरह एक और है एग्जाम्पल, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को खाए पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो इसको आपको एक सांस में बोल के देखना, देखिएगा, बोल के बताइएगा। पर देखिए उसमें क्या है, उस चीज से हम बाहर निकलते हैं और हम ये देखते हैं कि ये क्या था? अनुप्रास अलंकार था, जहां पे हमारे वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। अब हम आते हैं यमक अलंकार पे, जहां पर हमारे एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब हमारा शब्द 1 से अधिक बार आता है तो वहां पर हमारा अर्थ अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें देखिए 2 कनक है ना, इसमें 2 कनक है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने हंसी मजाक में थोड़ा सा वो कर लिया, फन हो गया, पर अभी थोड़ा सा सीरियस होकर अब इस पे देखते हैं
यमक हमारे अनुप्रास से अलग है, इसमें वर्णों की नहीं शब्दों की आवृत्ति हो रही है, प्लस उसकी आवृत्ति में उसका अर्थ भी अलग हो रहा है ना। तो अर्थ अलग हो रहा है, जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर खाती थी मतलब वो 3 बार खाती थी और 3 ही बेर खाती थी। एक बार में क्या हुआ, पहला जो हमारा बेर है वो बारी बता रहा है, बारी टाइमिंग बता रहा है उसका कि वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर, सुबह दोपहर शाम या फिर किसी भी समय वो 3 बार खाती थी, बारी बता रहा है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, जो जिसको पारी कहते हैं या जो भी समझ लो आप, बारी। और वो 3 बेर खाती थी और वो 3 ही बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, ठीक है ना। अब आया काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काली थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा घटा शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। एक घटा का शब्द अर्थ होता है बादल और दूसरा घटा मतलब होता है कम हुआ। काली घटा का घमंड घटा मतलब जो हमारी काली घटा थी खूब भड़क के आया था, एकदम बारिश का मौसम बनाया था और जैसे ही बारिश हो गई उसका घमंड घट गया, है ना। क्यों? क्योंकि बारिश की अलग ही वैल्यू होती है भाई, बारिश होते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पक्षी, जानवर, इंसान, एवरीबडी। बट अधिक बारिश से सब परेशान भी हो जाते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में मुंबई में रेड अलर्ट हो रखा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। याद रखने की ट्रिक, देखिए मैंने उसमें ट्रिक बताई थी आपको याद रखने की, क्या बताया था, एक वर्ण बार बार अनुप्रास का यही आधार, है ना। अब आते हैं हम यमक के याद रखने की ट्रिक में, शब्द वही दोहराया जाए, हर बार अर्थ नया बतलाए। कैसा लगा आप लोगों को? याद करने की ट्रिक में देखिए, शब्द वही दोहराया जाए, कितना सिंपल है कि अगर आपको यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आपको बस एक चीज गुनगुना लेना है। क्या गुनगुना लेना है? शब्द वही दोहराया जाए, है ना, शब्द वही दोहराया जाए, हर बार अर्थ नया बतलाए, है ना। जितनी बार भी शब्द आए उसका अर्थ नया हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं हम श्लेष अलंकार पे। अगर मैं केवल एक बार पंकज शब्द बोलूं, अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर मैं पंकज शब्द एक बार बोलूं, है ना, तो क्या होता है? पंकज का मतलब कमल, और पंकज कमल के फूल की जो पर्यायवाची होती है वो कमल के फूल का पंकज पर्यायवाची होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, यानी एक ही शब्द से एक साथ 2 अर्थ निकल रहे हों, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे वो चिपक के, एकदम कहते नहीं चिपक के रहना, श्लेष मतलब ही होता है चिपकना, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। जो इसमें अर्थ होते हैं वो चिपक के रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिपक के रहते हैं, है ना। उदाहरण देखते हैं, जहां एक ही शब्द का प्रयोग केवल एक बार होता है लेकिन उससे 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हुआ है पर अर्थ 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं, है ना, तब हम क्या कहेंगे? उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। पहचानेंगे कैसे? शब्द एक बार आए लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे रवि आज बहुत तेज है, रवि आज बहुत तेज है ना। तो रवि के यहाँ पे 2 अर्थ लिए गए हैं, कौन कौन से? एक रवि का अर्थ होता है, एक रवि का अर्थ होता है नाम व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति का नाम, और एक रवि का अर्थ होता है सूर्य, है ना, एक रवि का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जैसे चंदा मुस्कुरा रहा है, अब देखना, चंदा मुस्कुरा रहा है, एक चंदा हमारा चंद्रमा हो गया और एक चंदा एक व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। अब देखिए 2 अर्थ निकल रहे हैं, शब्द तो एक ही है, अर्थ हमारे 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे गंगा,
गंगा सबको पवित्र करती है, तो एक गंगा, भाई गंगा तो महिला का भी नाम हो सकता है, भाई किसी की दादी मम्मी नानी किसी का भी नाम गंगा हो सकता है घर में। भाई आप लोगों ने प्रोग्राम देखे होंगे, एक गंगा प्रोग्राम आता था, बनारस का बना हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, आप भी देखिएगा कभी अगर पुराने रिपीट हो जाए तो। वो पहले आज से 4-5 साल पहले आता था, 5-7 साल पहले, है ना। तो गंगा नाम भी हो गया और गंगा हमारी पवित्र नदी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या कहती है, एक शब्द के अर्थ हो अनेक, श्लेष समझ अलंकार समझो अनेक, है ना। एक शब्द के अर्थ हो अनेक, श्लेष अलंकार समझो अनेक, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जब एक शब्द हमारा एक है और उसके कई अर्थ हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। बस सिंपल सी भाषा में आपने ये चीज समझ लिया। अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ पंक्तियां हैं जिनमें अलंकार को पहचानना है, और ये है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट जब मैं आऊं आपके सामने तो मैं ये क्वेश्चन आपसे जब करूंगी, या आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट में अगर इसके विषय में बताया तो मैं समझूंगी कि मेरा पढ़ाया सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या है? पहला कह रहा है गगन घन गरज रहे हैं। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार पहचानना है। क्या पहचानना है? अलंकार पहचानना है। पपीहा प्यासा पिया पुकारे, यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। कोयल कूक कूक कर गाती, सुरभि सुरभि से महक उठी, हार कर भी हार मत मानो, रवि ने रवि को अर्घ्य दिया, कल कल करती नदी बहती है, नील नभ में नन्हे नक्षत्र नाच रहे हैं। देखिए आपके सामने मैंने ये पूरे 8 पॉइंट रखे हैं। इन 8 पॉइंट को आपके लिए होमवर्क है, जिसमें आपको मुझे बताना है कि कौन सा अलंकार है। और जब मैं नया वीडियो लेकर आऊँगी तो आपसे ये चीज़ को एक बार रिकॉल करूँगी कि आप मुझे ये बताएं, और अगर नहीं भी बताया होगा किसी ने तो भी मैं इसका जवाब आपको उस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको अर्थालंकार चाहिए तो मैं उसका वीडियो अलग बना दूंगी। प्लस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आशा करती हूँ कि आप सब ऑनलाइन देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि कल को जब मेरी कोचिंग ऑफलाइन भी आएगी तो भी आप आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं लखनऊ में कि यहाँ पर अभी कोचिंग्स ओपन नहीं की जा सकती हैं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन पढ़िए और अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको 10th में रिलीफ रहेगा, क्योंकि अगर आपने 9th में मेहनत कर ली तो 10th में आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th में ऑलरेडी आपका बोर्ड प्री बोर्ड सबका प्रेशर रहता है। इसलिए 9th में रेस्ट मत करिए, 9th से ही अपने स्ट्रगल को स्टार्ट करिए, अपनी मेहनत को स्टार्ट करिए, क्योंकि 9th ही हमारा, जैसे हम हमेशा कहते हैं, फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, इट्स नॉट अ रेस्ट ईयर। ओके, ठीक है, थैंक यू। खुश रहें आप लोग और पढ़ते रहें। बाय बाय।